नमस्कार साथियों। आज हम लोग काफ़ी समय के बाद चर्चा कर रहे हैं और आज का विषय है प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह। आज पूरी राजनीतिक व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा दबाव समूहों का प्राय ये संकेत होता रहता है, प्राय उसकी चर्चा होती रहती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ जो दबाव समूह हैं वो भी हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में उनका भी वर्चस्व स्थापित हो गया है। अगर हम शुरू से बात करें एरिस्टोटल के समय से, यूनान के एरिस्टोटल के समय की बात करें तो हम देखते हैं कि अरिस्तु ने मैन को एक सोशल एनिमल के रूप में प्रेडिक्ट किया था, डिपिक्ट किया था। और इसलिए देखा जाए तो समूह और सामूहिक गतिविधियां राजनीति के अभिन्न अंग रहे हैं शुरू से ही। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो हमको दिखाई देते हैं कि बहुत सारे दबाव समूहों का, ख़ासतौर से महिलाओं के हितों को लेके, ख़ास तौर से गरीबों के हितों को लेके, ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को लेके, अल्पसंख्यकों के मुद्दों को लेके बहुत सारे दबाव समूहों का प्रादुर्भाव हुआ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि दबाव समूहों का उसके बाद से पूरे विश्व में एक प्रकार से स्वीकार्यता हो गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर भारतीय संदर्भ की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में दबाव समूह का सीधे सीधे तो कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर आप अनुच्छेद 19 पे अपना ध्यान लाएं तो 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19 जो है ये कहता है कि प्रत्येक नागरिक को एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने का अधिकार है और इसका कोई स्वरूप परिभाषित नहीं किया गया है कि वो कैसा होना चाहिए। तो वास्तव में आर्टिकल 19 के तहत भारत में बहुत सारे जो नागरिक हैं उन्होंने नाना प्रकार के समूह, नाना प्रकार के यूनियंस, नाना प्रकार के एसोसिएशंस, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे और भी उनका कोई स्वरूप हो, स्टूडेंट्स यूनियन, टीचर्स यूनियन, प्रोफेसर्स यूनियन, डॉक्टर्स यूनियन, लॉयर्स, बहुत सारे इस प्रकार के अपने समूह बना रखे हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि ये समाज में संगठित रूप से ये प्रयास करते हैं कि इनके हितों की रक्षा के लिए एक सरकार के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाया जाए, जिससे कि इनके अनुकूल जो है वो सरकार नीतियाँ बनाए, इनके अनुकूल सरकार निर्णय ले। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो दबाव समूह जो हैं, ये जो फॉर्मल गवर्नेंस की प्रोसेस है उससे ये अपने को अलग रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि ये स्वयं कोई जिम्मेदारी लें नीतियाँ बनाने की। ये नीतियाँ बनवाने का तो काम करते हैं, लेकिन नीतियों को बनाने में ये कोई सहभागिता नहीं करना चाहते हैं। और जाहिर है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि वो समूह अपने हितों के लिए काम करते हैं और अपने हितों के काम करने के लिए उस सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे परिभाषित किया जाए, प्रेशर ग्रुप को कैसे परिभाषित किया जाए? पहली चीज़ तो यही हो गई कि ये एक प्रकार से गैर दलीय संगठन होते हैं जो कि इन लोगों के एक समूह के द्वारा बना दिए जाते हैं और ये समूह उनका एक कोई अपना सामूहिक हित हो सकता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये जो समूह बनते हैं ये सरकार के प्रत्येक अंग पे, सभी अंगों पे व्यवस्था, कार्यपालिका, यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी कभी कभी दबाव बना के और एक जनमत पैदा करते हैं। और ये जनमत ये सरकार को, व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को अपने निर्णयों में, अपनी नीतियों को बनाने में कहीं ना कहीं ज़रूर प्रभावित करता है, या तो किसी कानून को बनाने में, या किसी कानून में परिवर्तन करने में, या किसी कानून को हटाने में, किसी नई नीति को बनाने में, किसी नीति में संशोधन करने में, या किसी नीति को निरस्त करने में ये बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाते हैं। लेकिन ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दबाव समूह न तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में होता है, न पॉलिटिकल पार्टी का अंग होता है, न राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से वो कोई सहभागिता करता है। बस ये केवल सरकार के जो एक्टर्स हैं, सरकार के जो अभिकरण हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पे हो, चाहे प्रांतीय स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, जैसा इनका विस्तार और स्वरूप होता है उस पर ये एक प्रकार से प्रभाव डाल के और अपने हित की बात अपने अपने अनुकूल अपनी नीतियों और निर्णयों को लेवाने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न ये पूछता है कि क्यों इनकी आवश्यकता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में? जब हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब हमारी राजनीतिक दल हैं, तो इसमें एक राजनीतिक दबाव समूह की क्या आवश्यकता है, प्रेशर ग्रुप की क्या आवश्यकता है? और वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस पे सशंकित रहते हैं कि ये दबाव समूह कहीं ऐसा तो नहीं जनहित के विरोध में और स्वहित के रूप में ही केवल काम करना जानते हो। लेकिन वास्तव में अब ये स्वीकार कर लिया गया है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में
हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते ज़रूर हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि इतने विविध तरह के लोगों, इतने विविध तरह के समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कभी-कभी किसी समूह को, किसी व्यक्ति को या किसी समूह को ऐसा लग सकता है कि उनका जनप्रतिनिधि या उनकी चुनी हुई सरकार उनके हितों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही है। और इसलिए ये जो दबाव समूह हैं, ये किसी अपने स्वहित को ठीक से सरकार तक पहुंचाने के लिए और अपने हितों के अनुसार निर्णय और नीतियां बनवाने के लिए एक एक प्रकार का फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, जो सरकार से बराबर संपर्क में रहता है और अपने अपने हितों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि क्या हमारे हित हैं। और इस प्रकार से यद्यपि हमारा जनप्रतिनिधि, हम सब ये माना जाता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सामूहिक हितों को सामने रखेगा, लेकिन कभी कभी उस सामूहिक हित में इतनी विविधताएं होती हैं कि कोई एक एक हित ये सोच सकता है कि उस सामूहिक हित में उसका वैयक्तिक हित कहीं पिछड़ रहा है या उस पर सामने नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दबाव समूह, ये एक सामूहिक के अंदर भी एक सब ग्रुप आप कह सकते हैं कि एक सामान्य हित, एक जनरल वेलफेयर के अलावा उनको एक पार्टिकुलर ग्रुप का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना होता है। और ख़ासतौर से जो माइनॉरिटीज़ हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, सबाल्टर्न्स हैं, विमेन हैं, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हो सकते हैं। उन कंसर्न्स को व्यक्त करने के लिए, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है या इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बहुत सारे इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं वो भी एक प्रकार से दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। तो ये इनका एक स्वरूप होता है। अब जब आप कोई दबाव समूह बनाते हैं तो दबाव समूह नॉर्मली बनाने की एक औपचारिक प्रक्रिया भी होती है कि आप कोई एनजीओ खड़ा करें, कोई सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कोई सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराएं सोसाइटी के रूप में, या कोई यूनियन बनाएं जिसको कि मान्यता प्राप्त हो, आपके फॉर्मल किसी संगठन की या किसी भी संस्था में कोई मान्यता प्राप्त हो। और ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सीएसओ हैं, सोसाइटी हैं, यूनियन हैं, कोई भी उनका स्वरूप हो सकता है। वास्तव में ये सभी सभी स्तरों पे हो सकते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर सकते हैं, और ये हमारे प्रांतीय स्तर पे भी काम कर सकते हैं, जिले के स्तर पे भी काम कर सकते हैं, पंचायत स्तर पे भी, ग्रामीण स्तर पे भी काम कर सकते हैं। तो इनका डिपेंड करता है कि किस प्रकार का इनका स्कोप है। छोटे हैं, बड़े हैं, अर्बन हैं, रूरल हैं, स्थानीय हैं, प्रांतीय हैं, राष्ट्रीय हैं, वैश्विक है, क्या इनका स्वरूप है, ये डिपेंड करता है कि इनका उद्देश्य क्या है। एक विद्वान हुए हैं आलमंड और कॉलमन, और आलमंड और कॉलमन ने अपने तमाम दबाव समूहों का अध्ययन करके इनका 4 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया है, 4 वर्गों में इनको बांटा है। और कहा है कि जो सबसे पहला स्वरूप होता है दबाव समूहों का, वो इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत होता है। और ये जो संस्थागत समूह होता है, जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं, जैसे सरकार का मान लीजिए कोई अभिकरण है, जैसे सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, या पुलिस सर्विसेज है, या डिफेंस पर्सनल हैं, तो उसमें अगर कोई संगठन बनता है, जैसे सिविल सर्विस एसोसिएशन है, या पुलिस फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन है, या डिफेंस पर्सनल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया बार एसोसिएशन है, इस प्रकार के जो समूह बनते हैं एक संस्था के अंतर्गत, वो एक प्रकार से इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स के रूप में आते हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं एक संस्था के अंदर कार्य करते हैं, और संस्था के अंदर रहने वाले लोगों, काम करने वाले लोगों के हितों के संबंध में सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं और उनके अनुकूल नीतियां और निर्णय लेने की कोशिश करवाते हैं। तो पहला तो इंस्टीट्यूशनल हो गया, जो कि आलमंड और कॉलमन ने बताया। दूसरा एसोसिएशनल बताया। इसमें एसोसिएशन में क्या होता है कि एसोसिएशनल में जो एक सीमित हित होते हैं, उस सीमित हित के लोग आपस में एक साथ आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर हित होता है उनका। जैसे कि मान लीजिए एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है भारत में, या कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII है, या फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, फिक्की जिसको हम लोग कहते हैं। ये बहुत सारे जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके संबंध में ये लोग निर्णय लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। या बहुत सारे जो ट्रेड यूनियंस है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, भारतीय किसान संघ है, हाँ, या भारतीय मजदूर संघ है, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया है, या स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार के अनेक जो स्टूडेंट्स के समूह हैं, ये सारे के सारे एक प्रकार से इस दायरे में आते हैं कि इनका एक एसोसिएशन बनता है, जो जैसे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है, या युवा का इंटरेस्ट है, या इस प्रकार के कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोगों का इंटरेस्ट है। इनका एक अपना इंटरेस्ट होता है, वो किसी
कहीं क्षेत्र, कहीं भाषा, किसी संप्रदाय से आ सकते हैं, किसी उससे आ सकते हैं, डिनोमिनेशन से, लेकिन इनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, इसको लेके ये सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, तो इनको एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। तो पहला हो गया अल्मेडा कॉलमन के अनुसार इंस्टीट्यूशनल, दूसरा हो गया एसोसिएशनल, तीसरा होता है नॉन एसोसिएशनल। नॉन एसोसिएशन में होता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट उस तरह का नहीं है जैसा कि फिक्की का है, सोचैम का है, बल्कि हमारा एक जातीय इंटरेस्ट हो सकता है, एक धार्मिक इंटरेस्ट हो सकता है, एक भाषाई इंटरेस्ट हो सकता है, एक हमारा ट्राइबल इंटरेस्ट हो सकता है। इस प्रकार के हमारे जो प्राइमॉर्डियल कंसिडरेशंस हैं उस पे हमारे कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं और उसमें हम अपने संगठन को बना सकते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद है, मान लीजिए कि, ठीक है, या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, इस प्रकार के जो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, भूमि सेना है, वैश्विक समाज है, वाल्मीकि समाज है, इस प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं, इनको हम कह सकते हैं कि ये नॉन एसोसिएशनल है। ये प्राइमॉर्डियल कंसिडरेशन जो बनाए जाते हैं अपने उस सामूहिक ता ये के हित में कोई कानून या नीतियाँ बनवाने की कोशिश करते हैं। और चौथा एनॉमिक ग्रुप्स कहते हैं। जो एनॉमिक ग्रुप्स का मतलब होता है कि ये ऐसे स्पॉन्टेनियस ग्रुप होते हैं जो अचानक ही प्रकट हो जाते हैं, या किसी मौके पे, किसी दुर्घटना के समय, या किसी और आयोजन के समय अचानक ही प्रकट हो जाते हैं और फिर अचानक ही लुप्त भी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी रेल दुर्घटना हुई कोई, और रेल दुर्घटना के समय अचानक बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने रक्तदान करना शुरू कर दिया, सफाई करना शुरू कर दिया, लोगों की मदद करना। उनको किसी ने बुलाया नहीं, उनको किसी ने बनाया नहीं, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन आसपास पड़ोस के 1000-2000 लोग अपने से स्वयं ही आ गए, उन्होंने एक वहाँ पे काम किया, उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट होकर चले गए। आप नहीं ढूंढ सकते हैं कि वो कौन लोग थे, क्या थे, वो संगठन दोबारा कहाँ गया। फिर कभी कोई इस प्रकार की आपदा होगी, दुर्घटना होगी, तो फिर वहाँ पे कोई और दूसरा ग्रुप प्रकट हो जाएगा जो काम करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस प्रकार के जो संगठन होते हैं, ये संगठन कभी कभी अपने को बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के वर्गीकृत किया दबाव समूहों को आलमंड और कॉलमन ने। पहला इंस्टीट्यूशनल, दूसरा एसोसिएशनल, तीसरा नॉन एसोसिएशनल और चौथा एनॉमिक। अब इनका उद्देश्य जो होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा, कि इनका उद्देश्य कई तरह का हो सकता है। एक उद्देश्य तो ये हो सकता है कि एक केवल सीमित ग्रुप के हितों का ही ये ध्यान रखें, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस ग्रुप के द्वारा जो दबाव सरकार पे बनाया जाए वो केवल उस ग्रुप के लिए ही लाभकारी ना हो, बल्कि वो पूरे समाज के लिए लाभकारी हो। और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये पूरे समाज में एक जनमत तैयार करते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन तैयार करते हैं, और वो पब्लिक ओपिनियन वास्तव में उनके अपने हितों को भी संरक्षित कर सकती है और पूरे समाज को भी संरक्षित कर सकती है। इसके लिए बहुत नए नए नायाब तरीके निकालते हैं और कई तरीके निकाल सकते हैं। हालांकि इनके तरीकों का कोई बहुत औपचारिक स्वरूप नहीं होता है कि क्या क्या तरीके अपनाएंगे। जो मौके की नज़ाकत होती है, जो मौके की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अनुसार ये अपने तरीकों को ईजाद कर लेते हैं। जैसे कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी हर पार्टी के जो इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस हैं उनसे संपर्क करके अपनी नीतियों को बनवाने के लिए आग्रह करें कि आप पार्लियामेंट में जब ये नीति बने तो हमारे फेवर में काम करिएगा। उसके लिए वो उनको तर्क भी दे सकते हैं, कभी कुछ प्रलोभन भी देने की संभावना हो सकती है, लेकिन वो एक संपर्क में रहते हैं और लॉबिंग के माध्यम से राजनीतिज्ञों को संपर्क करके उनको प्रभावित करते हैं कि जब ये इस पर मुद्दा राजनीति में संसद में आए तो हमारे पक्ष में आप वोट डलिएगा। लोगों के अंदर पर्चे भर के, प्रश्नहार करके, लोगों को समझा के, लोगों से जनसंपर्क करके लोगों में एक जनमत संग्रह तैयार करते हैं, जनमत तैयार करते हैं कि लोग भी उसी तरह से सोचें और अपने प्रतिनिधियों पर दबाव डालें कि आप ऐसा करिए। चुनाव जब होते हैं तो ये स्वयं तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन इनके समर्थक जो प्रत्याशी होते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि भाई अगर आप चुन के आ जाइएगा तो हमारी नीतियों के पक्ष में संसद में बोलिएगा। और भी बहुत सारे तरीके जो आप जानते हैं, धरना है, प्रदर्शन है, रेल रोको है, रास्ता रोको है, सड़क रोको है, कैंडल मार्च है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करके ये अपनी बातों को, अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस जो क्रिटिसिज्म होता है इन लोगों का, कि ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म एक मार्क्सियन एंगल से देखते हैं। पहले मार्क्स ने, या मार्क्सियन व्यू जो है वो क्या कहता है पब्लिक ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स के बारे में क्या कहता है। मार्क्स का कहना ये है कि देखिए, राज्य पे तो नियंत्रण होता है रूलिंग क्लास का, और ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये भी जो है बूर्जुआ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बूर्जुआ संगठन हैं, और वास्तव में ये भी समाज में जितने भी रूलिंग क्लास हैं, हैव्स जो हैं, जिनका कि उत्पादन के साधनों पे और वितरण के साधनों पे नियंत्रण है, वास्तव में ये उनके स्पोक्समैन के रूप में ये प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं।
और ये रूलिंग क्लास के माउथ पीसेस हैं, और इसलिए रूलिंग क्लास के हितों को संसद में संरक्षित करने के लिए ये सारे के सारे जो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं काम करते हैं, और ये चाहते हैं कि इनके माध्यम से सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो रूलिंग एलीट है उनको फेवर करे। तो ये मार्क्सियन व्यू है, क्योंकि मार्क्स हमेशा एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्चुअल मॉडल की बात करता है। तो वो यही बात करता है कि समाज में चाहे राज्य हो, चाहे ये दबाव समूह हो, ये सारे के सारे जो है बूर्जोआ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बूर्जोआ के हितों को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। और राज्य इसमें क्या करता है कि राज्य इन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में कभी कभी इंटरवीन करता है, उस मीडिएट करने की कोशिश करता है, मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश करता है। कभी जो उसमें ज़्यादा पावरफुल होता है वो उसके पक्ष में झुक जाता है, और जो कम पावरफुल होता है उसके पक्ष में वो नहीं झुकता। तो इस प्रकार से मार्क्सियन आलोचना की जाती है। और दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही अनुत्तरदायी प्रकार का प्रेशर ग्रुप होता है, जो कि किसी भी निर्णय के का बोझ दूसरे पे, हर सरकार पे, संसद पे, जनप्रतिनिधियों पे डालने की कोशिश करता है। अपना उसका कोई डिस्क्रेडिट या क्रेडिट नहीं लेना चाहता है, या डिस्क्रेडिट नहीं लेना चाहता है अगर कोई गड़बड़ हो गई उस निर्णय में, और ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है उस उत्तरदायित्व की, लेकिन अपने अनुसार निर्णयों को कराने के लिए सरकार पर बराबर दबाव बनाता है। इसलिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक प्रकार से एक विसंगति है दबाव समूहों का होना। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो इनहेरेंटली दबाव समूह में कोई खास खराबी नहीं समझ में आती है। और वास्तव में ये सही बात है कि अगर कोई दबाव समूह अच्छा है या दबाव समूह खराब है, तो इस पर डिपेंड करेगा वो किस प्रकार की रणनीतियाँ अपनाता है अपने स्वहित को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए। और कायदे से अगर हम देखें तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, रेडियो है, पब्लिक फोरम्स हैं, डिबेट्स हैं, लेक्चर्स हैं, लेख हैं, ये है वो है। हर चीज़ तो सवाल है कि सरकार पे दबाव बनाती है, सबका सरकार पे एक प्रेशर बनाती है, किसी न किसी रूप में जनमत बनाती है कि वो सरकार को उस पक्ष में सोचने के लिए विवश करे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सभी अभिकरण एक प्रकार से दबाव समूह की व्यापक परिधि में ही आते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रेशर ग्रुप को ही देखते हैं जो समाज में फंक्शनल होते हैं, और उन्हीं पे आरोप लगाते हैं कि ये सरकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं और उत्तरदायित्व उस निर्णय का कोई लेना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से इनकी आलोचना भी की जाती है। तो दबाव समूह वास्तव में अब चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वो आपकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आज सिविल सोसाइटी एक सशक्त भूमिका पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निभाती है। तमाम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, तमाम सिविल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और अब आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में उभरा है, और अब हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते, न उनको राजनीतिक प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। तो ये दबाव समूहों पर संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की। इस संबंध में अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, तो हमसे साझा करने की ज़रूर कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।